तो स्वागत है आपका एचडी एजुकेशन में। पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया भाई, विग्रहराज चतुर्थ का जो इतिहास था वो कंप्लीट हो गया। संभाजी अजमेर का इतिहास अपना चल रहा है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला राजा लिखो आप, अपर गांगे है। मैंने आपको बताया था कि अपर गांगे कौन है, विग्रहराज चतुर्थ का बेटा है। मैंने आपको यहाँ पे एक सारणी बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि जगदेव और विग्रहराज दो भाई हैं। जगदेव और विग्रहराज दोनों भाई हैं। दोनों किसके बेटे हैं? अर्णोराज के बेटे हैं। दोनों अर्णोराज के दोनों क्या है? बेटे हैं। अब जगदेव राजा बन गया अर्णोराज को मार के। जगदेव को हटा के कौन बन गया? राजा विग्रहराज। तो विग्रहराज राजा है तो अगला राजा कौन बनेगा? विग्रहराज का बेटा ही तो बनेगा। तो विग्रहराज के बेटे का नाम क्या है? अपर गांगे। अपर गांगे कौन है? विग्रहराज का बेटा। अपर गांगे के बारे में दो बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली तो यही कि विग्रहराज का पुत्र है, विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। ये होगी पहली लाइन। दूसरी लाइन आपको इसके बारे में लिखनी है कि इसको हटा के राजा कौन बन गया? पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया। बस इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। ये दो ही पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि छोटा सा शासनकाल था इसका। क्योंकि इसको हाथों हाथ किसने हटा दिया था थोड़े समय के बाद में? पृथ्वीराज सेकंड ने। पृथ्वीराज सेकंड कौन है? पृथ्वीराज सेकंड है जगदेव का बेटा यानी अपर गांगे का चचेरा भाई। तो पृथ्वीराज सेकंड ने इसे हटा दिया अपर गांगे को। अगला राजा लिखो पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड के बारे में आपको देखो कुछ बातें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो इसके बारे में ये लिखना है कि इसने अपन जो हाँसी का अभिलेख पढ़ते हैं ना, वो हाँसी का अभिलेख ये बोलता है कि इसने हाँसी के अंदर एक किले का निर्माण करवाया। हाँसी के अंदर क्या लिखवाया? क्या करवाया? किले का निर्माण करवाया। सीधा लिखो, हाँसी अभिलेख के अनुसार इसने यहाँ पे एक किले का निर्माण करवाया। और इस किले का प्रभारी किसको बना दिया? गुहिल किल्हण को। गुहिल किल्हण ये नाम है। इसके मामा जी थे गुहिल किल्हण। इसको क्या बना दिया? इसने प्रभारी बना दिया। ये क्या है? प्रभारी है अब इस किले की। पहली बात तो ये। तो आपसे पूछा ये इस प्रकार जाएगा कि हाँसी अभिलेख के अनुसार यहाँ पे किले का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज सेकंड का। इस किले का प्रभारी किसको बना दिया या जिम्मेदारी इसको किसको दे दी? गुहिल किल्हण को। किसने? पृथ्वीराज सेकंड ने। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है इसके अंदर ही कि एक अपने यहाँ मंदिर है, रूठी रानी का मंदिर। रूठी रानी का मंदिर। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? एक अभिलेख लगा हुआ है जिसका नाम है दौड़ अभिलेख। दौड़ अभिलेख। ये अभिलेख क्या कहता है कि इसने जो है अपना शासनकाल, ये अभिलेख दो बातें कहता है। पहली बात तो ये कहता है कि इसने अपना जो राज है ना, शासन, वो बलपूर्वक प्राप्त किया। यानी ये क्या बना? बलपूर्वक राजा बना। पहला पॉइंट तो यही है। कौन कहता है? दौड़ अभिलेख कहता है, रूठी रानी मंदिर के बाहर जो लगा हुआ है। दूसरा ये कहता है कि इसकी रानी थी या फिर इसकी पत्नी थी, उसका नाम था सुहाव देवी। सुहाव देवी कौन है? पृथ्वीराज सेकंड की रानी है। कौन कहता है? ये दौड़ अभिलेख कहता है, जो कहाँ पे लगा हुआ है? रूठी रानी मंदिर के बाहर। तीसरा पॉइंट इसमें आपको लिखना है किसने अपनी जो रानी थी सुहाव देवी, उनके नाम से एक मंदिर बनाया जिसका नाम है सुरेश्वर मंदिर। बस ये तीन पॉइंट आपको क्या याद रखने इसमें पृथ्वीराज सेकंड के अंदर। अगला राजा लिखो आप सोमेश्वर। ये उतारो आप। अगला राजा लिखो सोमेश्वर। सोमेश्वर के बारे में बात करते हैं। सोमेश्वर कौन है? चाचा है इसका पृथ्वीराज सेकंड का। फिर आपको पता है पृथ्वीराज सेकंड के बारे में राजा कौन बनता है? जो अर्णोराज है ना, अर्णोराज, उसकी दूसरी पत्नी जो है, दूसरी पत्नी कांचन देवी। कांचन देवी से उसको जो पुत्र हुआ, कांचन देवी से, उसका नाम है अपना सोमेश्वर। सोमेश्वर जो कि है अगला राजा। सोमेश्वर को मंत्रिमंडल जो है वो बुला के लाया। कहाँ से? गुजरात से बुला के लाया कि आपको क्या बनना है? अजमेर का राजा बनना है, आप हमारे राजकुमार हैं। अब सोमेश्वर कब राजा बनता है? जब पृथ्वीराज सेकंड का शासनकाल क्या हो जाता है? खत्म। सोमेश्वर के बारे में लिखो क्या क्या लिखना है। पहले तो ये लिखना है आपको कि सोमेश्वर कौन है भाई? अर्णोराज का बेटा है। अर्णोराज और कांचन देवी का बेटा है सोमेश्वर। दूसरा इसके अंदर देखो पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि इसने कोंकण के मल्लिकार्जुन को हराया। मल्लिकार्जुन को हराया किसने? सोमेश्वर ने कोंकण के मल्लिकार्जुन को हराया। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट इसने अजमेर के अंदर जो है, अजमेर के अंदर इसने मूर्तियां लगवाई। एक तो अपनी खुद की मतलब स्वयं की, और अर्णोराज की यानी अपने पिता की मूर्तियां लगवाई। किसने? सोमेश्वर ने। अर्णोराज की मूर्तियां लगवाई किसने? सोमेश्वर ने। कहाँ पे लगवाई? अजमेर के अंदर, अपनी और अर्णोराज की। और इसी में जो है वो अजमेर के अंदर
वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? सोमेश्वर करवाता है। अजमेर के अंदर क्या लगवाता है? अपने वर्णनाथ की मूर्तियां लगवाता है और अजमेर के अंदर क्या करवाता है? वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाता है। अब लिखो बिजोलिया विलेख के अनुसार, अगला पॉइंट, बिजोलिया विलेख के अनुसार इसने पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? बिजोलिया विलेख कहता है, क्या कहता है? मैंने आपको बताया था कि अभिलेखों के अंदर जो जानकारी मिलती है ना उनसे क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। बिजोलिया विलेख क्या कहता है? इसने पार्श्व, पहला तो पॉइंट तो ये है कि इसने पार्श्वनाथ मंदिर जो है, पार्श्वनाथ मंदिर को क्या किया? पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि कौन देता है इसको? बिजोलिया का अभिलेख। पहला पॉइंट तो क्या हुआ कि पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि इसने प्रताप लंकेश्वर, इसकी उपाधि क्या है? प्रताप लंकेश्वर कौन कहता है? ये बिजोलिया का अभिलेख। अब ये अपने डाल दो बिजोलिया का अभिलेख। अब तक हमने नहीं पढ़ा ना, केवल बातें पढ़ रहे हैं बिजोलिया अभिलेख की, अब पूरा पढ़ते हैं बिजोलिया अभिलेख को। देखो आप कहोगे सर अब क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी देर तो नहीं पढ़ा। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सोमेश्वर के टाइम में लगा हुआ है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख लगा हुआ कब है? सोमेश्वर के टाइम में लगा। कहाँ पे है? पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर। तो पहला पॉइंट तो यही है कि पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर लगा हुआ है अपना, पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर यह अभिलेख लगा हुआ है। और किसके समय में लगा हुआ है? सोमेश्वर के समय में। और इसको लगवाया किसने? इसको लगवाने वाला है एक जैन व्यापारी था जिसका नाम है दिगंबर जैन लोलाक। दिगंबर जैन लोलाक। ये जो है इन्होंने क्या किया? पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर बिजोलिया अभिलेख को लगवाया। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखो कि बिजोलिया अभिलेख का एक तो तीन बातें आती है बिजोलिया अभिलेख के बारे में। एक तो उनका रचनाकार, इसका बिजोलिया अभिलेख का रचनाकार कौन है, दूसरा इसका उत्कीर्णक कौन है, तीसरा इसका लेखक कौन है। ये तीनों अलग अलग है। और लगवाने वाला कौन है? ये चार नाम आते हैं, चारों नाम आपको याद रखने हैं। लिखो रचनाकार, बिजोलिया अभिलेख का रचनाकार कौन है? रचनाकार का नाम है गुणभद्र। दूसरा इसका लेखक, बिजोलिया अभिलेख का लेखक कौन है? तो लेखक लिखिए, सीधा लिख लो, लेखक इसमें आएगा केशव। और फिर लास्ट में लिखना अपने को उत्कीर्णक कौन है इसका? गोविंद। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है सीधा कि बिजोलिया अभिलेख का रचनाकार में से कौन है? तो ये चार ऑप्शन आपको दे देंगे ना, दिगंबर जैन लोलाक, केशव, गोविंद। तो अपने को रचनाकार पूछ ले तो गुणभद्र करना है, लेखक बोल ले तो केशव, उत्कीर्णक बोल ले तो गोविंद। और अगर ऐसा बोल दे सीधा कि अपना पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर बिजोलिया अभिलेख लगा हुआ है, उसको लगवाया किसने, यानी उसमें पैसे किसने लगवाए, मतलब अपने पैसे किसने लगवाए, तो वो है दिगंबर जैन लोलाक, जो कि एक जैन व्यापारी। ठीक है। तो भाई दो बातें आगे लिखो इसके अंदर, बिजोलिया अभिलेख के अंदर ही किसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसके बिजोलिया अभिलेख के, तो आपको याद रखना है कि क्या क्या बातें इस पे लिखी हुई है। पहला पॉइंट तो ये बिजोलिया अभिलेख के अंदर कि ये बोलता है अभिलेख कि चौहान जो है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था भी, ब्राह्मण है। कौन बोलता है बिजोलिया अभिलेख? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जब हम उत्पत्ति के इतिहास पढ़ रहे थे सांबर या अजमेर के चौहानों के, तो मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया अभिलेख उनको क्या बोलता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बोलता है। दूसरा ये अभिलेख क्या बोलता है कि सांबर झील का निर्माण कराने वाला कौन है? वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया था कि विघ्नराज चतुर्थ ने दिल्ली में विजय प्राप्त की है, भी कौन बोलता है? बिजोलिया अभिलेख। विघ्नराज चतुर्थ ने दिल्ली पे विजय प्राप्त की, दिल्ली या फिर दिल्ली का मैंने आपको बताया था दूसरा नाम उसका, दिल्ली पर विजय प्राप्त की, ये कौन बोल रहा है? बिजोलिया का अभिलेख। और चौथा पॉइंट मैंने आपको अभी भी बताया, पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया, जिसने सोमेश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सोमेश्वर के राज में लगा हुआ है ये अभिलेख। सोमेश्वर ने क्या किया? बिजोलिया अभिलेख के अनुसार पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। तो ये अपना चौथा पॉइंट है, पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया। रेवणा गांव दान, ये हो गए 4 पॉइंट। तो ये हो गए 5वां, इसमें ये लिखा हुआ है शिव और जैन मंदिरों की जानकारी, जैन तीर्थों की जानकारी किसमें मिलती है? इस अभिलेख में।
यानी शिव मंदिरों के, शिव तीर्थों की और जैन धर्म के जो तीर्थ है ना, उनकी जानकारी कौन से अभिलेख में मिलती है? अपने बिजोलिया अभिलेख में। ये हो गई अपने 5 बातें जो कि बिजोलिया अभिलेख के अंदर लिखी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ शब्द आते हैं, अलग अलग स्थानों को जो है इस अभिलेख के अंदर अलग अलग नामों से डिफाइन किया गया है, वो शब्द आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जालौर को बिजोलिया अभिलेख में क्या कहा गया है। ऑप्शन में आएंगे आपको, तो सीधा आपको लिखना जाबालीपुर, तो आपको पता होना चाहिए ना, तो आपको सीधा ऐसे लिखना है, ए बी सी डी ऐसे लगा के लिख लो या डायरेक्ट ऐसे लिख लो सीधा। पहले तो आप लिखो अहित छत्रपुर। अहित छत्रपुर मैंने आपको बताया था नागौर का नाम है। नागौर को इस अभिलेख में क्या बोला गया है? अहित छत्रपुर, या फिर क्या बोलते हैं नागौर का दूसरा नाम क्या है? अहित छत्रपुर। दूसरा आपको लिखना है जाबालीपुर। जाबालीपुर, जाबालीपुर किसको बोला गया है? जालौर को। जालौर को इसमें क्या बोलता है? जाबालीपुर। तीसरा पॉइंट इसमें आपको लिखना है, इसने नागदा को क्या बोला है? नागरथ। नागरथ कौन बोलता है? बिजोलिया अभिलेख। किसको? नागदा को। नागदा को क्या बोलते हैं? अहित छत्रपुर। जाबालीपुर, जालौर को क्या बोलता है? जाबालीपुर। नागदा को क्या बोलता है? नागरथ। इसी प्रकार सांबर को इसने क्या बोला है? शाकंभरी। शाकंभरी कौन बोल रहा है? बिजोलिया का अभिलेख। किसको? सांबर। चौथा पॉइंट लिखो, किसने बिजोलिया को क्या बोला गया है? विजयावल्ली। विजयावल्ली यानी ये अभिलेख खुद को क्या बोलता है कि मैं विजयावल्ली अभिलेख हूँ, कि ये जो अभिलेख है ये अभिलेख बोलता है कि ये विजयावल्ली अभिलेख है, इसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है। तो यानी बिजोलिया का नाम इसमें क्या लिखा हुआ है? विजयावल्ली। पांचवा पॉइंट इसमें लिखो, पांचवा पॉइंट है कि इसने नाडोल को क्या बोला है? नड्डुल। नड्डुल या फिर नाडोल, सीधा लिख लो। ये हो गया अपना पांचवा पॉइंट। इसके बाद छठे पॉइंट में आपको लिखना है कि इसने मांडलकर को क्या बोला है? मंडलकर। मंडलकर को क्या बोला है? मंडलकर क्या किसको बोला है? मांडलकर को। मांडलकर क्या बोला इसने? माल को क्या बोलता है? उत्तम माधुरी। उत्तम माधुरी किसको? ऊपर माल को। ऊपर माल को क्या बता दीजिए एक करके? अहित छत्रपुर, जाबालीपुर, नाहर, शाकंभरी, विजयावल्ली, नड्डुल, मंडलकर, उत्तमाधुरी, ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी। दूसरा इसके अंदर जो है शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया कि शासन व्यवस्था उस समय किस प्रकार की थी। प्रशासन देखो इस प्रकार बटा हुआ था अपना जो है, कैसे? सबसे बड़ा होता है देश इस अभिलेख के अनुसार, फिर आता है पत्तन, पत्तन, फिर आता है पूर्व, फिर आता है गली, और अंत में आता है ग्राम या फिर गांव, या ऐसे लिखो गांव ही लिख लो सीधा। क्या? देश, पत्तन, पूर्व, पल्ली, गांव, ग्राम या फिर गांव। देश, देश तो आप समझ गए, जो आज भी हम देश को तो देश ही बोलते हैं। पत्तन या फिर राज्य, राज्य को इसमें क्या बोला गया है? पत्तन। पूर्व यानी कि तहसील, सॉरी जिला, जिला। राज्य से छोटा कौन है? जिला। तो जिले से छोटा कौन है? अपने तहसील। पूरे अपना गांव भाई, ठीक है। देश, पत्तन, पूर्व, पल्ली, ग्राम जो है ये व्यवस्था बिजोलिया अभिलेख के अंदर समझाएंगे। अगर लिखो आप पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जिनके बारे में मूवी में भी आई थी अक्षय कुमार की, वो जो राजा है वो है पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज थर्ड, इनका इतिहास लंबा आपको बताओ। पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में लिखो। देखो पहले इस वाला पॉइंट लिखो, माता, माता बराबर कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी। दूसरा, ये 11 वर्ष की उम्र के अंदर क्या क्या संभाल लिया इन्होंने? शासन संभाल लिया। 11 वर्ष की उम्र में क्या बन गए? राजा बन गए। कर्पूरी देवी जो है वो इनकी संरक्षिका भी है, संरक्षिका भी है। कौन? कर्पूरी देवी। क्योंकि 11 वर्ष का बच्चा जो है वो तो शासन संभाल नहीं सकता इतना बड़ा, तो क्या होता है कि जब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए तब तक कोई संरक्षण करने वाला जो है वो एक बार के लिए क्या करता है? शासन को संभालता है। तो कर्पूरी देवी ने पृथ्वीराज चौहान के मतलब बालिग होने तक क्या किया? संरक्षिका का काम किया और फिर राज्य को संभाला। तो संरक्षिका भी क्या है? कर्पूरी देवी। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा, किसने अपने जो चचेरे भाई अपर गंगे और नागार्जुन, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के बेटे हैं दोनों, इन दोनों के विद्रोह को दबाया। दोनों के विद्रोह को क्या किया? दबाया, विद्रोह को दबाया। तीसरा पॉइंट, तो पॉइंट आपको लिखना है कि उस समय पे एक जाति हुआ करती थी, भंडारक जाति, जो कि मथुरा, भरतपुर
अलवर में क्या कर रही थी, विद्रोह कर रही थी किसके खिलाफ, पृथ्वीराज खड़ के खिलाफ। कौन सी जाति, बंडानक जाति, बंडानक जाति। इनके विद्रोह को इसने क्या किया, दबा दिया, विद्रोह को दबाया। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि मथुरा भरतपुर और अलवर में बंडानक जाति के विद्रोह को दबाया। सब अगर लिखना चाहो तो लिख लो 1182 ईस्वी के अंदर। ये वाली जो जानकारी है वो एक लेखक जो है वो बोलते हैं कि ये जानकारी सत्य है। कौन, जिनपति सूरी नामक एक लेखक हुए हैं, उनके अनुसार इन्होंने मथुरा भरतपुर और अलवर में बंडानक जाति के विद्रोह को दबाया। कौन कर रहा है, जिनपति सूरी 1182 ईस्वी के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए, जिनपति सूरी एक लेखक हुए, जिनपति सूरी। ठीक है, ये तो हो गए 4 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब आपको आगे लिखना है महोबा का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान के 4 युद्ध जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो महोबा का, दूसरा नागौर का, 2 है वो तराइन वाले, तराइन बस्ट वाले, महबूब गोरी वाले। देखो पहला महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध कितने बीच में लड़ा गया, तो पृथ्वीराज थर्ड। दूसरा जो है वो है परमार्दी देव चंदेल, परमार्दी देव चंदेल के बीच में। परमार्दी देव चंदेल कौन है, महोबा का राजा है, महोबा का राजा है। इन दोनों के बीच में लड़ा गया, किनके बीच में, पृथ्वीराज थर्ड और परमार्दी देव चंदेल के बीच में। दोनों के सेनापति लिख लो। पृथ्वीराज थर्ड के सेनापति है पंजवन राय, पंजवन राय। और परमार्दी देव चंदेल के सेनापति कौन है, आला व उदल, आला व उदल। दोनों भाई हैं, दोनों जो है परमार्दी देव चंदेल के खिलाफ थे। पहले परमार्दी देव चंदेल और आला व उदल के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, लेकिन बाद में जब युद्ध का समय आया ना और परमार्दी देव चंदेल के ऊपर संकट आने लगा, तो दोनों जो है वापस आ गए और दोनों परमार्दी देव चंदेल की तरफ से लड़े भी और दोनों मारे भी गए युद्ध के समापन होने तक। इस युद्ध में विजय किसकी हुई, अपने पृथ्वीराज थर्ड की। युद्ध का कारण लिखना, युद्ध का कारण, इस युद्ध का कारण लिखो कि परमार्दी देव चंदेल ने एक बार क्या किया कि जब पृथ्वीराज थर्ड के सैनिक जो है, घायल सैनिक किसी युद्ध से लड़के आ रहे थे, तो परमार्दी देव चंदेल के महोबा से गुजर रहे थे और परमार्दी देव चंदेल ने उन घायल सैनिकों को मरवा दिया। तो सीधा आपको कारण अगर कोई पूछ ले इस युद्ध का, तो ये है कि परमार्दी देव चंदेल ने, जैसे कैसे लिख लो, चंदेल ने पृथ्वीराज के घायल सैनिकों को मरवा दिया, घायल सैनिकों को मरवा दिया। ये है इस युद्ध का कारण। ठीक है, और भी बहुत से कारण तो मतलब युद्ध के होते हैं, दो राजाओं के मध्य जो है युद्ध होना एक आम बात थी उस समय के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई, विजय हुई पृथ्वीराज चौहान की। विजय किसकी हुई, पृथ्वीराज थर्ड या फिर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई इसके अंदर। और पृथ्वीराज थर्ड ने पंजवन राय को महोबा का किला दे दिया संभालने के लिए। महोबा का किला किसको दे दिया, अपने सेनापति, लिखो सेनापति पंजवन राय को। किसने दे दिया, अपने पृथ्वीराज थर्ड ने विजय के बाद में महोबा का किला किसको दे दिया, पंजवन राय को दे दिया अपना किला। ये तो हो गया महोबा का युद्ध। ये युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी के अंदर। जिस ईस्वी के अंदर बंडानक जाति का विद्रोह दबाया था ना, उसी ईस्वी के अंदर जो है 1182 के अंदर महोबा का युद्ध हुआ था। दूसरा आपको लिखना है नागौर युद्ध। नागौर युद्ध 1182 के 2 साल बाद में 1184 के अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान का अगला युद्ध होता है नागौर का युद्ध, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। किनके बीच में हुआ, लिखो लिख लो पहले, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस भीम सेकंड चालुक्य। ये गुजरात का राजा है भीम सेकंड चालुक्य। किनके बीच में बताओ, पृथ्वीराज चौहान और भीम सेकंड चालुक्य के बीच में ये युद्ध होता है। और दोनों के बीच में युद्ध का कारण ये है, युद्ध का कारण लिख लो, कारण कि दोनों जो है, दोनों राजा वो आबू की एक परमार राजकुमारी है। आबू की, लिखो आबू की परमार राजकुमारी, परमार राजकुमारी इच्छनी देवी, नाम क्या है, इच्छनी देवी। इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे। इच्छनी देवी से दोनों जो है
पृथ्वीराज चौहान और भीमसेन चालुक्य जो है वो दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छिन देवी से विवाह करना चाहते थे, और लास्ट में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने उनसे विवाह कर लिया, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आपको लिखना है तो हो गया पहला पॉइंट कि किन के बीच में हुआ, दूसरा इस युद्ध का कारण, तीसरा एक जगदेव प्रतिहार करके एक व्यक्ति में प्रतिहार, उनका नाम इसलिए आता है कि उन्होंने क्या की संधि करवा दी पृथ्वीराज चौहान और भीमसेन चालुक्य के बीच में इस युद्ध के बाद। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, किनके बीच में हुआ, क्यों हुआ, आबू के परमार राजकुमारी इच्छिन देवी से विवाह करना चाहते थे, और विवाह हुआ किससे, पृथ्वीराज चौहान से इच्छिन देवी का अंत। और जगदेव प्रतिहार ने क्या किया, जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच में क्या करवा दी, संधि करवा दी, संधि करवा दी। ये तो हो गया नागौर का युद्ध अपना। अब अगला पॉइंट देखो आप, आगे हमें पढ़ना है चौहान गैडवाल विवाद। हेडिंग डालो, चौहान गैडवाल विवाद, चौहान गैडवाल विवाद। चौहान गैडवाल विवाद किन किन के बीच में होता है, पहला चौहान से तो आपको समझ में आएगा, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, या यहाँ पे लिख लो सीधे ऐसे, ये तो है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड। और गैडवाल कौन है, जयचंद गैडवाल, जयचंद गैडवाल जो कि कन्नौज का राजा है, कन्नौज जो कि यूपी में पड़ता है ना, कन्नौज का राजा है, कन्नौज का राजा जयचंद गैडवाल। दोनों के बीच में युद्ध का कारण देखो क्या है, पहला कारण तो यही है कि दोनों दिल्ली पे फतेह चाहते हैं, पहला कारण ये है, दोनों दिल्ली पे अधिकार, तो पहला कारण तो युद्ध का ये होगा, दिल्ली पर अधिकार। युद्ध भी हुआ, दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, इसलिए पढ़ा जाता है इसके बारे में। दूसरा, इनकी बेटी जो है जयचंद गैडवाल जो कन्नौज के राजा है, इनकी बेटी है संयोगिता देवी, संयोगिता देवी। और कहानियां ये कहती है कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता देवी से विवाह कर लिया, इनका अपहरण करके। संयोगिता देवी जो है, जो जयचंद गैडवाल की बेटी है, उनका अपहरण करके पृथ्वीराज चौहान ने इनसे विवाह कर लिया। और इसको हिस्टोरियन फैक्ट के रूप में स्वीकार कौन करता है, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा जो लेखक हुए ना अपने, दशरथ शर्मा, उनकी एक बुक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी। इस बुक के अंदर वो क्या कहते हैं कि हाँ ये एक हिस्टोरिकल तथ्य है कि हाँ चौहान जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने जयचंद गैडवाल की बेटी जो है संयोगिता देवी, उनका अपहरण करके उनसे विवाह कर लिया, इसलिए इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था।